और उसके बाद IX लिख देंगे, ये I एंड देन X। यहां पर हमने स्मॉल होते हुए भी इंग्लिश लेटर का प्रयोग हमने नहीं किया। डॉक्टर साहब ने यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि जब भी हम इन रोमन लेटर्स का इस्तेमाल अगर किसी भी कंपैरिजन साइन में कर रहे हैं तब वहां पे हम इंग्लिश अल्फाबेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने एग्जांपल दिया कि 4 + 5 = 9, तो यहाँ पे हम कोई भी इंग्लिश लेटर का इस्तेमाल न करते हुए सीधे सीधे आई का इस्तेमाल करेंगे, फिर वी का इस्तेमाल करेंगे, फिर प्लस के साइन का इस्तेमाल करेंगे, फिर से 5 के लिए वी के साइन का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम एक स्पेस गैप देंगे। जी बिल्कुल। एक स्पेस गैप देने के बाद फिर हम इक्वल टू का साइन लिखेंगे और इक्वल टू का साइन लिखने के बाद फिर से एक स्पेस गैप देंगे, फिर हम आई का साइन लिखेंगे और फिर अंततः वी का साइन लिखेंगे। तो यानी जब भी हम कंपैरिजन साइंस का उपयोग करेंगे तब हम इंग्लिश अल्फाबेट के साइंस का उपयोग नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कैपिटल में लिखे हुए हो चाहे वो स्मॉल में लिखे हुए हो। और जहां कंपैरिजन साइंस का इस्तेमाल हमने नहीं किया है वहां पे हमें इंग्लिश अल्फाबेट का उपयोग करना है। अगर कैपिटल में लिखना है तो कैपिटल के लिए, और अगर स्मॉल का है तो स्मॉल के लिए। इसके आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। रोमन नंबर्स के बाद कुछ रेखा गणित में, ज्योमेट्री में वी हैव सीन दैट अ फ्यू शेप इंडिकेटर वी हैव सीन, जहां पर हम कुछ हमारे पास शेप्स बनी होती हैं। जैसे मैं कुछ शेप्स आपको बना के दिखाता हूं। ये ट्रायंगल की शेप बनी होती है, कुछ जगह पर आपने ये एंगल की, ट्रायंगल की, सर्कल की, परपेंडिकुलर की, पैरेलल की, रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, इस तरह की शेप्स हम लोगों ने देखी है। तो इन शेप्स को लिखने के लिए हमारे पास एक शेप इंडिकेटर है। डॉट नंबर 1, 2 और 4, 6, यानी 1, 2, 4, 6 इज अ शेप इंडिकेटर। रेखा गणित में यदि हमें किसी शेप को प्रदर्शित करना है तो सबसे पहले हमें 1, 2, 4, 6 का प्रयोग करना होगा, और उसके बाद हम उस शेप इंडिकेटर को दूसरे एक अल्फाबेट के साथ जोड़ेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि वो शेप इंडिकेटर है लेकिन किस चीज के लिए है। जैसे मैं एंगल के लिए शेप इंडिकेटर का प्रयोग बता रहा हूं। यदि मैं एंगल का प्रयोग करना है, एंगल लिखना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे शेप इंडिकेटर और उसके बाद डॉट नंबर 2, 4 एंड 6। मैं फिर यहां पे लिख के दिखाऊं। एंगल ए, यदि मैं एंगल ए यहां पे लिखना है तो एंगल ए लिखने के लिए हमने सबसे पहले डॉट नंबर 1, 2, 4, 6 का प्रयोग किया। ये एक शेप इंडिकेटर है। उसके बाद हमने क्योंकि ये एंगल है, एंगल बताने के लिए मैं डॉट नंबर 2, 4 और 6 का प्रयोग किया, और उसके बाद यदि ये कैपिटल ए है तो कैपिटल ए, और यदि स्मॉल ए है तो स्मॉल ए का प्रयोग, क्योंकि हमने यहाँ पे कैपिटल ए लिखा है इसलिए हम कैपिटल ए का प्रयोग करेंगे। तो ये बेसिकली एक शेप इंडिकेटर है, ईडी, और उसको हम दूसरे अल्फाबेट के साथ जोड़ देते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि वो शेप इंडिकेटर है। ऐसे ही आगे हम बात करते हैं, चलिए ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी यदि हमें रेखा गणित में लिखना है तो ट्रायंगल ए बी सी के लिए सबसे पहले वही हम शेप इंडिकेटर लगाएंगे, और ये बताने के लिए कि शेप इंडिकेटर ट्रायंगल का है टी, और उसके बाद ए बी सी वैसे ही आप लिखेंगे। यदि स्मॉल है तो स्मॉल लिखेंगे और कैपिटल है तो कैपिटल लिखेंगे। ये हमारे पास शेप इंडिकेटर है। तो जैसे मैंने आपको बताया अभी कि एंगल के लिए शेप इंडिकेटर लगाने के बाद डॉट नंबर 2, 4, 6, और ट्रायंगल के लिए लगाने के लिए हमारे पास जो शेप इंडिकेटर है वो है 2, 4, जो ईडी साइन है, यानी 1, 2, 4, 6 लगाने के बाद टी है। ऐसे ही रेक्टेंगल के लिए यदि मैं रेक्टेंगल ज्योमेट्री में प्रदर्शित करना है तो रेक्टेंगल के लिए हमने सबसे पहले शेप इंडिकेटर लगाने के बाद हम उसे आर लिखेंगे, शेप इंडिकेटर आर, और फिर ABCD। इसी चीज को यदि हम स्क्वायर लिखते हैं, वर्ग का यदि हम प्रयोग करते हैं, तो वर्ग के लिए हमारे पास शेप इंडिकेटर लगाने के बाद लोअर डी यानी जो फुल स्टॉप का चिन्ह है उसका हम प्रयोग करते हैं, और उसके बाद जो भी हमारे पास संख्या है PQRS है या फिर
जो भी उस शेप का नाम है, जो भी उस आकृति का नाम है, रेखा गणित में हम उसको प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक शेप इंडिकेटर सर्कल, यदि हमें प्रदर्शित करना है कि फला जो आगे जानकारी लिखी गई है वो एक सर्कल है, तो शेप इंडिकेटर लगाने के बाद फिर हम सर्कल, शेप इंडिकेटर एंड देन सी, तो दैट विल रिप्रेजेंट एज सर्कल। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले हमने बात की एक एंगल की, शेप इंडिकेटर लगाने के बाद डॉट नंबर 2, 4 और 6। इसके बाद हमने बात की ट्राइंगल की, शेप इंडिकेटर लगाने के बाद टी। इसके बाद हमने बात की रेक्टेंगल यानी आयत की, शेप इंडिकेटर लगाने के बाद आर। इसके बाद हमने बात की शेप इंडिकेटर वर्ग की यानी कि स्क्वायर की, शेप इंडिकेटर लगाने के बाद फुल स्टॉप यानी लोअर डी यानी डॉट नंबर 2, 5 और 6 की। इसके बाद रेक्टेंगल के बाद सर्किल की हम बात करें तो शेप इंडिकेटर लगाने के बाद सी। अब ये कुछ बेसिक शेप इंडिकेटर हैं। इसके अलावा हमारे पास 2 शेप इंडिकेटर और हैं, इज परपेंडिकुलर टू और इज पैरेलल टू। देखिए ये 2 इंडिकेटर मैं अलग से इसलिए बता रहा हूं, इनके शेप इंडिकेटर मैं पहले बता देता हूं। एक का शेप इंडिकेटर है परपेंडिकुलर का है P, यानी शेप इंडिकेटर लगाने के बाद P, और पैरेलल का है L, यानी शेप इंडिकेटर लगाने के बाद L। अब पैरेलल टू और परपेंडिकुलर टू ये दोनों शेप इंडिकेटर तो हैं सर, लेकिन ये दोनों ही एक कंपैरिजन साइन भी है, जहां पर हम एक साइड की तुलना दूसरी साइड से कर रहे हैं। दिस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी ए डी सी डी के समानांतर है, या ए बी परपेंडिकुलर है सी डी पर, एक साइड दूसरी साइड। तो इस वजह से वही हम जो स्पेस खाली छोड़ते हैं वो हमें छोड़ना होगा यहां पे, क्योंकि हम 2 साइड्स की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बेसिक शेप इंडिकेटर्स हैं जिसको हम प्रयोग करते हैं। Sir has discussed about the various geometrical signs which we are using, and in these signs there are basically 6 signs. These signs are angle sign, which denotes for A, triangle sign, which denotes for T, square sign, which denotes for S, rectangle sign, which denotes for R, and circle sign, which denotes for C, and P for perpendicular to, and for parallel it is L. So these are the various 6 basic signs, and before using any geometrical sign we have to use the shape indicator sign. And for using the shape indicator sign, the symbol which we use it is 2, 4, 6. No, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 6. So 1, 2, 4, 6 denotes for the shape indicator. Then we have to write that symbol. So if we are using for angle, then we have to use 2, 4, 6. So before using 2, 4, 6, we will use the shape indicator, that is 1, 2, 4, 6, then 2, 4, 6. So this is denoting for the sign of angle. So if you have to write angle A, then we have to write the shape indicator 1, 2, 4, 6, then angle sign, that is 2, 4, 6, then the sign for A. In the same way, if we have to write for the triangle, then in the similar fashion we have to first of all place the shape indicator sign, that is 1, 2, 4, 6, and the sign for a triangle is as similar to T, that is 2, 3, 4, 6. In the same way, when we will use for a square sign, that is again we have to use the shape indicator sign first, that is 1, 2, 4, 6, then the sign for a square, that is 2, 5, 6. In the similar way, when we will use the sign for rectangle, then we will use 1, 2, 4, 6, then the sign for rectangle, that is 1, 2, 3, 5. In the similar fashion, when we will use the sign for circle, then we will use first the shape indicator sign, that is 1, 2, 4, 6, then
the sign for circle that is similar to C, that is 1 and 4. So these are the 4 basic signs, 5 basic signs which we have discussed up till now. But when we will use the signs for perpendicular to or is equal to, parallel to, so for these two signs what we have to use is, we have to use, because since we are using this as a comparison sign, so it is very essential to leave a space before using this sign, and then we have to use one more space after using this sign. So this is the basic difference when we will use the sign for perpendicular to and parallel to. And for rest of the other 5 signs, it is not necessary to leave any cell as a gap, because those are not the comparison signs. तो अभी हमारे पास एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जिसे हम साइंस में भी प्रयोग करते हैं सर, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट. अक्सर हम जब साइंस में, हम विज्ञान में समीकरणों को लिखते हैं तो हम कुछ संख्याओं को जो रनिंग लाइन होती है उससे थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ता है. जैसे मैं आपको लिख के दिखाऊं H2SO4, यहाँ पे H के थोड़ा सा नीचे हमें 2 लिखना होता है और फिर हम वापस ऊपर लाइन पे पहुंचते हैं, SO4 पे आ जाते हैं. या ये हम बात कर रहे हैं सबस्क्रिप्ट की. अब सुपरस्क्रिप्ट की जहां पे हमें ऊपर लिखना पड़ रहा है, जैसे 2 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर, जहां पर हम ऊपर लिखने का प्रयास कर रहे हैं, जो रनिंग हमारी लाइन चल रही है उसके ऊपर. तो ये 2 चीजें हमारे पास हैं, एक सुपरस्क्रिप्ट और एक सबस्क्रिप्ट. जो इसका जो इंडिकेटर है सुपरस्क्रिप्ट के लिए है हमारे पास, यानी हम अब ऊपर लिखना चाह रहे हैं तो कोई भी संख्या हमने लिखी, जैसे हम 12 का स्क्वायर की बात करते हैं या हम 2 के ही स्क्वायर की बात करते हैं, छोटी एक संख्या, व्यूअर्स को छोटी संख्या से शुरू किया जाए. 2 का स्क्वायर लिखने के लिए सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, यानी नंबर साइन लगा के 2 लिखा, और उसके बाद हम डॉट नंबर 4, 5 लिखेंगे. ये जो 4, 5 डॉट है, डॉट नंबर 4 और 5 एक ही सेल में लिखेंगे, ये वास्तव में सुपरस्क्रिप्ट को प्रदर्शित करने वाला एक इंडिकेटर है. और जैसे ही हमने इस इंडिकेटर का प्रयोग किया, अब जो भी जानकारी हम लिखेंगे वो सब ऊपर की तरफ लिखी जाएगी. ऊपर से मेरा तात्पर्य है 2 के ऊपर, जिसे हम घात कहते हैं, जिसे हम टू द पावर कहते हैं. और तब तक हम लिखते रहेंगे जब तक हमारे पास उस 4, 5 जो चिन्ह है उसकी वैलिडिटी समाप्त नहीं हो जाती. यानी हमने सबसे पहले लिखा नंबर साइन 2, और नंबर साइन 2 लिखने के बाद हमने डॉट नंबर 4, 5 लगाया, और 4, 5 लगाने के बाद हमने, क्योंकि स्क्वायर लिखना है इसलिए हमने बिना नंबर साइन लगाए हमने ऊपर 2 लिख दिया. अब इतना लिखने के बाद हम वापस उसे नीचे लाना चाहते हैं तो फिर हम उसे बेस लाइन इंडिकेटर की तरफ जाएंगे. बेस लाइन इंडिकेटर का मतलब अब हमें घात में कुछ नहीं लिखना, यानी अब हमें सुपरस्क्रिप्ट में अब नहीं लिखना है, अब हमें लोअर लाइन यानी बेस लाइन में हमें लिखना है. ये जब हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को समझने की बात करते हैं तो 3 बातें इसमें जाननी बड़ी आवश्यक है. सुपरस्क्रिप्ट क्या है, सबस्क्रिप्ट क्या है और बेस लाइन क्या है. बेस लाइन वो लाइन है जिसमें हम रनिंग लेटर्स में लिखना चाहते हैं, जो हमारी मुख्य लाइन है, और सुपरस्क्रिप्ट जो कि उस लाइन के थोड़ा सा ऊपर हम लिखेंगे, जो कि हम घात में लिखते हैं, और सबस्क्रिप्ट यानी थोड़ा सा उस लाइन के नीचे लिखेंगे, जो कि अक्सर हम प्रयोग करते हैं जब हम रसायन विज्ञान में, जब हम केमिस्ट्री में कुछ समीकरणों को लिखते हैं, कुछ सूत्रों को लिखते हैं. अब एक जो इसमें हम बात कर रहे हैं, यदि हमें लिखना है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. अब 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लिखने के लिए मैं फिर इंडिकेट करूंगा. सबसे पहले हमने 2 स्क्वायर लिखना सीखा, तो 2 स्क्वायर लिखने के लिए हमने नंबर साइन लगाया और 2 लिखा. इसके बाद हमें स्क्वायर लिखना है. स्क्वायर का मतलब ऊपर लिखा जाएगा, तो हमने डॉट नंबर 4 और 5 लगाया, यानी अब जो हम मैटर लिखेंगे वो लाइन के ऊपर लिखा जा रहा है, यानी सुपरस्क्रिप्ट जगह पर लिखा जा रहा है, और हमने 2 लिख दिया. 2 भी हम यहां पर नंबर साइन लगा रहे हैं. दिस इज 2.
राइट। अब हमें लिखना क्या था, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब यदि हम यहां पर 2 स्क्वायर को हम लिख चुके हैं, राइट, यानी हमारा ये वाला काम कंप्लीट हो गया। अब यदि हम यहां पे प्लस का चिन्ह लगा देते हैं तो वो गलत होगा। यदि हमने यहां पे प्लस का चिन्ह लगा दिया तो हम ये लिख जाएंगे 2 स्क्वायर प्लस 3, यानी हमें अब बेस लाइन में लिखना है, क्योंकि यहां पे देखिए 3 जो है ये बेस लाइन में लिखा हुआ है। इस 3 को बेस लाइन में लाने के लिए हम एक बेस लाइन इंडिकेटर लगाते हैं, और बेस लाइन इंडिकेटर है हमारा डॉट नंबर 5। यानी अब जो हम चीज लिखेंगे वो बेस लाइन में आ चुकी है। फिर हमने नंबर साइन लगा करके 3 लिखा, और उसका स्क्वायर बनाने के लिए अगेन हम ऊपर की तरफ गए और 5 लिख दिया। फिर हमने स्क्वायर किया, तो फिर नंबर साइन लगा करके यहां लिखते हैं, नंबर साइन लगा करके फिर हमने 2 लिखा। और क्योंकि इसके बाद हमें कुछ लिखना नहीं है, इसलिए अब हमें बेस लाइन इंडिकेटर लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे पास इसके आगे भी कुछ मैटर होता तो हम बेस लाइन इंडिकेटर लगाते हैं जी। डॉक्टर साहब, आपने हमें 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। पहली बात थी बेस लाइन इंडिकेटर के बारे में, दूसरा सब स्क्रिप्ट तथा सुपर स्क्रिप्ट। बेस लाइन इंडिकेटर वो होता है जो आप बेस पे लिखते हैं, और सब स्क्रिप्ट जो आप उससे नीचे लिखते हैं, तथा सुपर स्क्रिप्ट जो आप उस बेस लाइन के ऊपर लिखते हैं। जैसे जब हम लिखते हैं 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे जो 2 लिखने के 2 जो है वो बेस लाइन है, और जो स्क्वायर है वो हमारा सुपर स्क्रिप्ट है। जब हम लिखते हैं SO4, तो SO4 में S और O हमारा बेस लाइन है, और जो 4 है वो हमारा सब स्क्रिप्ट है। तो जब हम सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे तो इनके लिए विभिन्न इंडिकेटर्स हैं, जिसके लिए हमें सिंबल्स का उपयोग करना पड़ता है। जब हम सुपर स्क्रिप्ट लिखेंगे तो उसके लिए जो इंडिकेटर है वो है 4 और 5, और बेस लाइन इंडिकेटर है केवल 5। तो जैसे जब हम 2 स्क्वायर लिख रहे हैं, तो 2 स्क्वायर लिखने के लिए सबसे पहले हमने नंबर साइन लिखा, फिर 2 का साइन लिखा, फिर चूंकि स्क्वायर सुपर स्क्रिप्ट है इसके लिए फिर यहाँ पे हम सुपर स्क्रिप्ट का इंडिकेटर देंगे जो है 4 और 5, और फिर हम लिखेंगे 2, और ये इस तरीके से हम लिख देंगे 2 स्क्वायर। इसी तरीके से आपने हमें दूसरे एग्जाम्पल्स भी दिए थे, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो जब भी हम सुपर स्क्रिप्ट तथा सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे तब हमें बहुत सावधानी पूर्वक इनका इस्तेमाल करना होगा, और हमें ये याद रखना होगा कि कहाँ हमें सब स्क्रिप्ट इंडिकेटर या सुपर स्क्रिप्ट इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। और जब हम इस्तेमाल करने के बाद, जैसे अगर हमने सुपर स्क्रिप्ट लिखा और फिर से अगर हम आ रहे हैं बेसलाइन लिखने के लिए, तो यहाँ पे हमें फिर बेसलाइन इंडिकेटर का उपयोग करना होगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमने एक जगह सुपर स्क्रिप्ट लिख के फिर हम नीचे आ गए। नहीं तो ये डिनोट किया जाएगा कि वो सभी सुपर स्क्रिप्ट के ही भाग हैं। तो यहाँ ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, एक यहाँ और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सब स्क्रिप्ट इंडिकेटर के लिए भी क्या कोई हम साइन यूज करते हैं? जी, मैं वही आ रहा हूँ जी। अच्छा, सब स्क्रिप्ट के लिए हम डॉट नंबर 5, 6 का प्रयोग करते हैं। यानी अब SO4 यदि हमें लिखना है तो S कैपिटल है, तो उसके बाद फिर अगेन कैपिटल O, और उसके बाद जो सब स्क्रिप्ट है उसके लिए हम डॉट नंबर 5, 6 का प्रयोग करेंगे। देखिए, जब हम सुपर स्क्रिप्ट कर रहे थे डॉट नंबर 4, 5 लगा रहे थे, और जब हम सब स्क्रिप्ट का प्रयोग कर रहे हैं तब हम डॉट नंबर 5, 6 लगा रहे हैं, राइट। और जब हमें फिर उसे बेस लाइन में लेके आना है, क्योंकि अभी हम नीचे लिख रहे हैं, जब हम उसे ऊपर लाना चाहेंगे तो फिर हमारे पास बेस लाइन इंडिकेटर यानी वापस उसे वहीं लाने वाला डॉट नंबर 5 वैसा ही है, राइट। तो अप के लिए 4, 5, सुपर स्क्रिप्ट के लिए 4, 5, और जो लोअर है यानी सब स्क्रिप्ट के लिए 5, 6, और बेस लाइन इंडिकेटर दोनों के लिए एक जैसा है। दोनों के लिए एक जैसा। ओके, चलिए, ये हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि जब आप सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे तब उसके लिए इंडिकेटर है 4 तथा 5, और जब आप सब स्क्रिप्ट का
इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए इंडिकेटर है 5 तथा 6 और बेसलाइन इंडिकेटर वो कॉमन है। तो ये डिनोट करेगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने एग्जांपल दिया कि हमें SO4 लिखना है, तो चूंकि S में S कैपिटल है तो हमें पहले कैपिटल साइन का इंडिकेटर यूज करना है, तो इससे ये हमें पता चलेगा कि इसके बाद वाला जो लेटर है वो कैपिटल से डिनोट किया गया है। फिर हम S का इंडिकेटर लिखेंगे, फिर O का इंडिकेटर लिखेंगे, फिर हम चूंकि सब स्क्रिप्ट लिखने जा रहे हैं इसके लिए हम 5 और 6 का उपयोग करेंगे और उसके उपरांत फिर हम 4 का इंडिकेटर यूज करेंगे। तो इसके अलावा हमारे पास आपने देखा होगा जो ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति है उसमें अक्सर हम लोग साइन, कॉस, टेन इन सब का प्रयोग करते हैं। इनको हम एज इट इज जैसा हम लिखते हैं वैसा ही लिख देंगे। साइन लिखा है तो SIN, कॉस लिखा है तो COS, टेन लिखा है तो TAN, कोसाइन लिखा है तो COSINE। जो भी हम जिस वे में हम लोग इसे देखते हैं उसी वे में हम उसे लिखते हैं। जैसे हमें लॉग लिखना है तो LOG, जैसा हम पूरा के पूरा L, O और G दोनों तीनों अलग अलग हम करके लिखेंगे। ये हम जब बात करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में और लॉग में हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यदि हम त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं तो हमारे पास त्रिकोणमिति में ही या कुछ और साइंस में भी हमारे पास कुछ ऐसे ग्रीक अल्फाबेट्स आते हैं जिनको हमें प्रयोग करना होता है। जैसे आपने सुना होगा जितने भी व्यूअर्स हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, म्यू, न्यू। हमने पाई के बारे में सुना है कि हम पाई का मान 22/7 होता है जो हम त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। तो इन सब को प्रयोग करने के लिए हमारे पास एक ग्रीक लेटर इंडिकेटर है जिसे हम डॉट नंबर 4, 6 लिखते हैं। और 4, 6 लिखने के बाद अल्फा है तो A, बीटा है तो B, गामा है तो C और डेल्टा है तो D, थीटा है तो TH, पाई है तो P। मतलब मेन जो हमारा ध्येय है वो ये है कि हम किस प्रकार से इन एक लेटर को ग्रीक अल्फाबेट कन्वर्ट कर देते हैं। ए को यदि हमें अल्फा बनाना है तो केवल 4, 6 का डॉट पहले लगाइए तो ए विल कंसीडर एज अल्फा, सेम बी विल बी कंसीडर एज बीटा। तो ग्रीक लेटर को यदि हमें कन्वर्ट करना है तो आगे बढ़ते हुए डॉक्टर साहब ने हमें बताया ट्रिग्नोमेट्री में जो हम विभिन्न सिंबल्स का उपयोग करते हैं उसे हम कैसे डिनोट करेंगे और उसे हम किस तरीके से ब्रेल लिपि में लिखेंगे। त्रिकोणमिति में जो भी हम विभिन्न संकेतों का उपयोग करते हैं, जैसे अगर हम साइन लिखते हैं SIN साइन, या COS कॉस, या TAN टैन, या कोसाइन COSINE, या LOG लॉग, जिसको हम लॉगरिथम डिनोट करते हैं। ये लिखने के लिए जिस तरीके से अंग्रेजी लिपि में हम विभिन्न इंडिकेटर्स का यूज कर रहे हैं ब्रेल में, हूबहू वैसा ही हम इन्हें लिखते हैं। परंतु जब हम ग्रीक अल्फाबेट्स का उपयोग करते हैं तब उस समय ये जरूरी हो जाता है कि हम 4 और 6 जो कि ग्रीक अल्फाबेट इंडिकेटर्स हैं इसका उपयोग हम पहले करें। जब हम 4 और 6 का इस्तेमाल कर देंगे तो इससे ये पता चलता है कि जो आगे संख्या जो अल्फाबेट लिखी गई है वो ग्रीक लेटर को डिनोट कर रही है। जैसे जब हम अल्फा लिखेंगे तो हम लिखेंगे 4, 6, उसके बाद फिर A का साइन। जब हम बीटा लिखेंगे तो 4, 6, उसके बाद B का साइन। उसी तरीके से हम डेल्टा लिखेंगे, जब उसके लिए DH का साइन करते हैं, 4, 6, उसके बाद D और H का साइन करते हैं। तो ये कुछ विभिन्न त्रिकोणमिति से संबंधित सिंबल्स थे जिनका उपयोग हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं, उसके बारे में आपने हमें बताया। जी। हमारे पास हमने आज कुछ चिन्हों के बारे में बात की। क्योंकि समय की हमारे पास बाध्यता है इसलिए सभी चिन्हों को आज बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जो बेसिक हमारे पास नियमित कोड है, बेसिक जो ब्रेल कोड्स फॉर इंडिया है, इनको आज हम बता पाए। साइंस हमारे पास काफ़ी हैं, तो जैसे जितने भी हमने चिन्हों को प्रयोग किया, जितने भी हमने बातों को लिखा है, वो हम मैथमेटिक्स में प्रयोग कर सकते हैं। जितनी भी हमने जानकारी इसमें
शामिल की है। हमने सबसे पहले बात की कि हम नंबर साइन इंडिकेटर को कैसे प्रयोग करें। इसके बाद फ्रैक्शंस को हमने लिखना सीखा। ब्रैकेट्स की हमने बात की। फ्रैक्शन में भी हमने बात की कि हम किस प्रकार सिंपल फ्रैक्शन को लिखेंगे, किस प्रकार मिक्स फ्रैक्शन को लिखेंगे। ब्रैकेट्स में हम स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट एंड देन बिग ब्रैकेट के बारे में हमने बात की। इसके अलावा हमने जो वेरियस ग्रीक अल्फाबेट्स थे उसके बारे में बात की, रोमन न्यूमरल्स के बारे में बात की। जितनी भी हमने सेल्स के बारे में बात की वो और ज्यादा हमारे लिए आवश्यक हो जाते हैं और ज्यादा जरूरी हो जाते हैं जब हम बच्चों से कहते हैं कि आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और जब तक हम मैथमेटिक्स को इन चिन्हों की मदद से लिखना नहीं सीखेंगे, बच्चों को इन नेमेथ कोड के बारे में, इस ब्रेल मैथमेटिक्स के बारे में जानकारी प्रदान करना बहुत मुश्किल है। तो हमें चाहिए कि एज अ टीचर, यदि आप पेरेंट्स हैं, यदि व्यूअर्स जितने भी टीचर्स हैं जो ट्रेनिंग सेंटर्स में है, प्रोग्राम्स में है, हम सभी अपने दृष्टिबाधित बालकों को मैथ्स कराने के लिए जो हम ट्रेडिशनल मेथड्स का प्रयोग कर रहे हैं, जितने भी हम टेलर फ्रेम, अबेकस, इन सब का प्रयोग कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम उनको ब्रेल में मैथमेटिक्स जरूर लिखवाएं। क्यों? जो उसका मुख्य कारण है, जो मैं अपना ओपिनियन समझता हूं, वो ये है कि जब वो ब्रेल में मैथमेटिक्स को लिखते हैं तो उनके पास स्वयं कुछ मैटर बाद में अपना कंसीडर करने के लिए, बाद में उसे कंसल्ट करने के लिए उनके पास मैटर उपलब्ध हो जाता है। और जिसे अपने लेजर टाइम में, जब उनके पास अवकाश का समय है, तब उसे उस मैटर को जो उनके पास लिखा गया, जो उन्होंने क्लासरूम में नोट किया था, उसको आप रिकंसल्ट कर सकते हैं, पुनः अवलोकित कर सकते हैं, पुनः देख सकते हैं। तो बच्चों के अंदर मैथमेटिक्स में यदि हमें इंप्रूवमेंट लानी है, मैथमेटिक्स में यदि उन्हें एट पार विद नॉन डिसेबल्ड करना है, और वो जानकारी, बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैथमेटिक्स की है वो 10वीं क्लास तक बालकों को, दृष्टिबाधित बालकों को प्रदान करनी है, तो हमारे लिए जरूरी है, हमारे कर्तव्य है कि हम उस मैथमेटिक्स कोड की जानकारी जो आज हमने डिस्कस किए है, उसकी पूर्ण जानकारी हम बालकों को दें। डॉक्टर साहब ने आज हमें बहुत अच्छी जानकारी प्रदान की है जो कि मैथमेटिक्स कोड से संबंधित है। किस प्रकार से हम इन मैथमेटिक्स चिन्हों का उपयोग कर सकते हैं और किस प्रकार से हमारे दृष्टिबाधित विद्यार्थी इन्हें सीख सकते हैं। बहुत आसान तरीके से आपने हमें बताया कि जो हमारे बेसिक साइंस होते हैं वो कौन से हैं। नंबर साइंस से हम पहले से ही अवगत थे, फिर आपने हमें बताया कि जो बेसिक साइंस है, एडिशन के साइंस, मल्टीप्लिकेशन के साइंस, डिवीजन के साइंस तथा हमारे जो फ्रैक्शन के साइंस हैं उनके बारे में आपने बहुत अच्छे से हमें जानकारी दी। आपने हमें ये भी बताया कि किस प्रकार से जो अलग अलग ब्रैकेट्स हैं इनका हम उपयोग कर सकते हैं। जब हम कंपैरिजन साइंस का उपयोग करेंगे तब हमें एक स्पेस पहले छोड़ना होगा, फिर कंपैरिजन साइन, और उसके बाद फिर से हमें एक स्पेस छोड़ के और फिर हमें दूसरी संख्या लिखनी होगी। फिर आपने हमें ट्रिग्नोमेट्री के जो विभिन्न साइंस हैं उनके बारे में बताया, साइन के, कॉस के, टैन के, कोसाइन के, तथा किस प्रकार से हम ग्रीक अल्फाबेट्स के जो अलग अलग साइंस हैं, अल्फा के, बीटा के, गामा के, इन्हें लिख सकते हैं। ये सब चीजें आपने हमें बहुत सरल तरीके से समझाई और मुझे पूर्णतः पूरी आशा है कि हमारे व्यूअर्स को भी आपकी जानकारी बहुत सरल तरीके से उन तक पहुंच पाई होगी और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। यहाँ हम ये भी अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि डॉक्टर विजय शंकर शर्मा अभी वर्तमान में जगत गुरु रामभद्राचार्य हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी जो कि चित्रकूट है, वहां पे एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत है। आप विजुअली इम्पेयरमेंट डिपार्टमेंट के, जहां पे बीएड चलता है विजुअल इम्पेयरमेंट में और एमएड चलता है विजुअल इम्पेयरमेंट में, उसके इंचार्ज हैं। आपने अपनी एमएड किया है आपने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से, साथ ही साथ आपने पीएचडी भी अपनी कंप्लीट कर ली है और आपकी पीएचडी भी इन्हीं ब्रेल कोड्स के ऊपर, जो कि मैथमेटिकल ब्रेल कोड्स हैं, इनके ऊपर आश्रित है। और यही हमें बहुत अच्छा लगा, आपने इस तरीके से, इतने सरल तरीके से हमारे व्यूअर्स को ये जानकारी दी। और इसका जो नेक्स्ट सेशन है वो हम फिर अगले अपने कार्यक्रम में कंटिन्यू करेंगे। और एक बार पुनः हम अपने तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।